हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लास एजुकेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैनल है वो आपको बहुत ही कम फीस पर आपको, चाहे बीटेक फर्स्ट ईयर हो, बीटेक सेकंड ईयर हो या बीसीए फर्स्ट ईयर हो, सभी के पूरे सेमेस्टर का कोर्स आपको प्रोवाइड करा रहा है, वो भी बहुत कम फीस पर। आपको पता भी होगा कि कितनी फीस है, क्योंकि हमारा जो कोर्स लॉन्चिंग वीडियो आपने देखी होगी, तो बिल्कुल मिनिमल फीस पर यहाँ पर आपको सब चीजें मिल रही हैं। और उसी सीरीज में मैं बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट। मैंने एक वीडियो पहले भी आपको जो है प्रोवाइड कराई थी, जिसमें हमने सिलेबस का डिस्कशन किया था। मैंने आपको बताया था कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को हम बिल्कुल इजी वे में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल इजी लेकर चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से आपको सब चीजों को पढ़ाएंगे, हर चीज को समझाकर आपको तभी आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमारी फर्स्ट यूनिट है हमारी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर हम जो आज का फर्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं वो है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आज हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स होती क्या है और मैट्रिक्स के टाइप्स कितने हैं। क्योंकि जब हम मैट्रिक्स के एडवांस वर्जन को पढ़ेंगे तो हमें बेसिक का पता होना जरूरी है, क्योंकि बेसिक जो है वो कहीं भी किसी भी स्टेप में यूज हो जाता है। ठीक है नहीं? तो बच्चों, आप जो है अगर आप अपने हमारा ऐप डाउनलोड कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया हुआ है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस को डाउनलोड कर ले। वहां पर आपको सारा का सारा कंटेंट बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में मिल जाएगा। चाहे आपको पीडीएफ नोट्स लेने हो, चाहे आपको जो है भाई इंडिविजुअल किसी सब्जेक्ट का कोर्स लेना हो या कॉम्बो पैक लेना हो, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। और वो भी अच्छा कंटेंट मिलेगा। ये नहीं है कि भाई एसिड कंटेंट डाल दिया, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलेगा। जब आप पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आप नॉलेज भी गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स क्या होता है? अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं, जनरली हम क्या करते हैं कि भाई मैट्रिक्स आपने देखी होगी, हम दोनों तरफ ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर एलिमेंट लिख देते हैं। लेकिन जब हम एलिमेंट लिखते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर दो चीजें आती है, एक रो और एक कॉलम। भाई दो ही तो होती है, रो होती है और कॉलम होता है। तो मैट्रिक्स क्या है? कॉम्बिनेशन है रो और कॉलम का। इसका कॉम्बिनेशन है रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है। और अगर मैं बात करूं तो देखिए ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर सीक्वेंस। मैट्रिक्स क्या है आपका? एक रेक्टेंगुलर सीक्वेंस है। स्क्वायर भी हो सकती है मैट्रिक्स में, ये नहीं कह रहा कि स्क्वायर नहीं होगी, स्क्वायर भी हो सकती है, लेकिन स्क्वायर रेक्टेंगल भी तो होता है। तो रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर भी आ जाएगा, रेक्टेंगल भी आ जाएगा। ठीक, तो मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर सीक्वेंस ऑफ नंबर और सिंबल अरेंज इन रो एंड कॉलम। यानी किन्हीं भी नंबर या किन्हीं भी सिंबल को हम अरेंज करते हैं, किन्हीं भी नंबर या किन्हीं भी सिंबल को अरेंज करते हैं रो और कॉलम में। इसमें अरेंज करते हैं रो और कॉलम में अरेंज करते हैं। किस फॉर्म में? रेक्टेंगुलर सीक्वेंस की फॉर्म में। जैसे कि यहां पर आप नीचे देख सकते हैं, आपके जो नंबर है 815015161040, इन्हें हमने यहाँ पर रेक्टेंगुलर सीक्वेंस में अरेंज किया है रो और कॉलम में। देखिए यहाँ पर रो कितनी है, ये रो होती है हॉरिजॉन्टल 1 और 2, तो यहाँ पर दो रो है आपकी। और अगर कॉलम की बात करूं, देखो 1 2 3 4 5, कॉलम कितने हैं? कॉलम आपके 5। मैट्रिक्स के अंदर कॉलम और रो दोनों ही आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपको साइज होता है कि मैट्रिक्स का साइज क्या है, तो मैट्रिक्स के साइज को हम जो डिनोट करते हैं वो करते हैं नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे अगर मैं इस मैट्रिक्स का साइज की बात करूं, इस मैट्रिक्स का साइज होगा 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 का मतलब ये हो गया कि आप बता देंगे कि इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रो है और 5 कॉलम। क्लियर है? तो यहां पर देखिए हम सीधा सीधा लिख देंगे द साइज ऑफ मैट्रिक्स इज रिटन एज m इंटू एन। जहां पर m आपका क्या है? m है नंबर ऑफ रो और n है नंबर ऑफ कॉलम। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा ना करें कि आप रो को बाद में लिख दे, कॉलम को पहले लिख दे। नंबर ऑफ रो पहले आएंगे, नंबर ऑफ कॉलम बाद में आए, ये ध्यान रखना है। और एंट्रीज इन हॉरिजॉन्टल लाइन आर नोन एज रो। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में एंट्री कर रहे हैं, मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं? रो कहते हैं, और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। जो चीजें मैंने बताई है वही यहाँ सब चीजें लिखी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एग्जाम्पल भी आपको बता दिया कि आपकी जो मैट्रिक्स बनी हुई है इसके अंदर कितनी रो है? 2 रो है और 5 कॉलम। तो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स आखिर है क्या। ठीक है, अब देखिए मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है, मैट्रिक्स के अंदर मैंने अपनी रो की बात की है, कॉलम की बात की है, लेकिन जो उसके अंदर हमने एलिमेंट लिखे हैं, जो नंबर या सिंबल लिखे, उनकी मैंने भी बात नहीं की कि किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे डिनोट करेंगे, किस तरह से किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसका देखिए तरीका क्या है किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का। तो देखिए एन एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए आई जे। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए
हम उसे ए आई जे की फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? ए आई जे की। जहां पर आई क्या है? आई है नंबर ऑफ रो, कि आपका एलिमेंट किस रो में है, और जे क्या है? नंबर ऑफ कॉलम, कि आपका कॉलम, आपका जो एलिमेंट है वो किस कॉलम में है। ठीक है नहीं? तो यहां पर आप क्या करेंगे, आप जो है जैसे आपका जैसे ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट देखिए, देखिए ये एलिमेंट जो है आपका A22, इसे मैंने A22 क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि जिसके अंदर देखो 1 2 ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो आई की वैल्यू भी 2 है, जे की वैल्यू भी 2 है। ठीक, अगर मैं देखिए जैसे पिछला वाला एग्जांपल जैसे 15 है, तो 15 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? 15 आपका फर्स्ट रो में है और कॉलम नंबर 5 है, तो ये आ जाएगा A15। A15 का मतलब क्या हो गया? कि फर्स्ट रो और 5 कॉलम का एलिमेंट। ठीक है नहीं? ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो में है और 5th कॉलम में। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं कि भाई इनका जो मैट्रिक्स का एप्लीकेशन होता है, मैट्रिक्स को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है, तो देखिएगा मैट्रिक्स आर जनरली यूज इन सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आगे आप यूनिट 1 में पढ़ेंगे, जैसे कि हम हमारी बहुत सारी इक्वेशन होती है एक्स वाई जेड में, जहां पर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, तो हम मैट्रिक्स की हेल्प से भी उन इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। ठीक है, और द थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स, जो थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स होती है वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होती है, मैकेनिक्स में यूज होती है, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होती है, न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज होती है। यानी आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे कहीं ना कहीं मैट्रिक्स का यूज आपको देखने को मिलेगा। मैट्रिक्स से हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, जो भी आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी वो भी मैट्रिक्स की हेल्प से सोल्व हो जाएगी। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का एप्लीकेशन क्या है, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब बेसिक आप सीख गए होंगे। ये मैट्रिक्स का बेसिक था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितनी तरह की मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर भी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स है रियल मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है? रियल मैट्रिक्स। रियल मैट्रिक्स देखिए आपका नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट रियल। रियल नंबर आप जानते हैं कि रियल नंबर आपके क्या होते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर आपको केवल और केवल रियल एलिमेंट देखने को मिलेंगे वो रियल मैट्रिक्स कहलाएगी। तो देखिए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रियल इफ ऑल द एलिमेंट आर रियल नंबर। अगर मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर यूज हुए हैं अगर वो सारे के सारे रियल नंबर हैं तो वो आपकी रियल मैट्रिक्स कहलाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं -5 -8 0 0 3 5 1 2 -1, ये सब रियल नंबर है। ठीक है नहीं? रियल नंबर आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे कि रियल नंबर मुझे नहीं लगता कि बेसिक बताने की आवश्यकता है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रियल नंबर देखने को मिलेंगे वो रियल मैट्रिक्स कहलाएगी। सेकंड आपकी जो मैट्रिक्स आती है वो आती है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। क्या आती है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स देखिए क्या होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें देखिए थोड़ा सा यहाँ पर छिप गया बच्चों, थोड़ा सा ये हो गया, मैं आपको यहाँ पर लिख दूंगा। देखिए ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स इफ मैट्रिक्स कंटेन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। मैट्रिक्स कंटेन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई एक एलिमेंट भी ऐसा है जो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जिसमें आयोटा यूज होता है, इसमें आयोटा यूज होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते होंगे A+IB के फॉर्म के जो नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर अगर एक सिंगल नंबर भी आपको ऐसा मिल रहा है जो कॉम्प्लेक्स है तो पूरी मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहा जाएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यह है 2 - 3i, ये भी कॉम्प्लेक्स है। 1 + 5i कॉम्प्लेक्स है। -6i कॉम्प्लेक्स है। 3i कॉम्प्लेक्स है। 4 - 2i कॉम्प्लेक्स है। 3 आपको कॉम्प्लेक्स नहीं है, 0 कॉम्प्लेक्स नहीं है। -2 + i कॉम्प्लेक्स है। -4i कॉम्प्लेक्स है। अगर मान लिया सारे एलिमेंट रियल होते और ये -4i केवल ये आपका कॉम्प्लेक्स होता तब भी ये मैट्रिक्स आपकी कॉम्प्लेक्स ही कहलाती। एक अगर सिंगल आपका एलिमेंट भी आपको कॉम्प्लेक्स नजर आ जाए तो आप उसे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो दोनों मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी कि रियल मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। थर्ड आपका आता है रो मैट्रिक्स, फोर्थ आता है कॉलम मैट्रिक्स। अब देखिए रो मैट्रिक्स क्या होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल और केवल रो, केवल एक रो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो आपको देखने को मिले वो आपकी रो मैट्रिक्स होगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 5 7, इसके अंदर कॉलम कितने हैं उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन रो एक ही है, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगी। ऐसी कॉलम मैट्रिक्स ऐसी होगी जिसके अंदर कॉलम ओनली एंड ओनली 1 होगा। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल 1 कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। एग्जाम्पल आपके सामने है, इसमें रो कितनी है उससे मतलब नहीं है लेकिन कॉलम एक ही है, तो कॉलम अगर एक है तो कॉलम मैट्रिक्स, अगर रो एक है तो रो मैट्रिक्स। ठीक है,
नेक्स्ट बात करेंगे नल और जीरो मैट्रिक्स की। नल और जीरो मैट्रिक्स, देखिए नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स किसे कहेंगे? नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट आपके जीरो होंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भाई एक मैट्रिक्स दी गई है, इसके अंदर टोटली एलिमेंट जीरो है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो नॉन जीरो, सारे के सारे एलिमेंट जीरो है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स और क्या कहलाएगी? जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है? इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जो मैट्रिक्स होती है वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है, रेक्टेंगुलर सीक्वेंस की होती है, लेकिन मैंने बताया था कि स्क्वायर भी हो सकती है। स्क्वायर कब होगी? अगर नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल हो जाए तो वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैट्रिक्स आपको दी गई है, इस मैट्रिक्स के अंदर देखिए 1 2 3 तीन रो है और कॉलम भी आपके यहाँ पर 3 दिए गए हैं, तो इस मैट्रिक्स को मैं क्या कहूंगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहूंगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपके कॉलम और रो इक्वल है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और कॉलम और रो इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। रेक्टेंगुलर तो होती है मैट्रिक्स सारी। अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो? डायगोनल आप जानते हैं कि डायगोनल क्या होता है? जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ध्यान रखिएगा। डायगोनल बनेगा ही स्क्वायर मैट्रिक्स में, पहली बात तो ध्यान रखिएगा। देखिए इसने लिखा होगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स अगर होगी तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है नहीं, क्योंकि डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनता है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगी? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स जब कहलाएगी जब उसका जो डायगोनल होगा, देखिए ये डायगोनल है आपका, ये डायगोनल होता है कि फर्स्ट एलिमेंट से लेके जो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, यहां से एक डायगोनल इस तरह से बनेगा। अगर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट आपके जीरो हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। आप यहां पर देख भी सकते हैं कि इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है वो है 1 2 3 और बाकी के सारे एलिमेंट क्या है? जीरो है, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये आपकी क्या है? ये डायगोनल मैट्रिक्स है। देखिए डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। अगर डायगोनल को छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट आपके जीरो हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाए। बिल्कुल सिंपल है, नाम में ही डेफिनेशन छिपी है, नाम में छिपी होती है। नेक्स्ट आती है स्केलर मैट्रिक्स। क्या आती है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स देखिए क्या होगा? ये जो डायगोनल एलिमेंट है, अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट आपके इक्वल, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो, जैसे ये होता 1 1 1, ये होता 2 2 2, ये होता 3 3 3, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर सेम। डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट आपके सेम होंगे। बात समझ में आई है? डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट आपके सेम होंगे वो आपकी क्या कहलाएगी? वो आपकी कहलाएगी स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स के बाद हम बात करेंगे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? पहले आपने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी कि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो, और डायगोनल एलिमेंट आपके कुछ भी हो सकते हैं। फिर आपने उसके बाद पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स कि अगर डायगोनल एलिमेंट आपके तीनों की तीनों सेम हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? वो आपकी कहलाएगी स्केलर मैट्रिक्स। अब यहां पर जो आप पढ़ रहे हैं यूनिट और आइडेंटिटी, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो 1 होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट आपके 1 होने चाहिए, बाकी सब जीरो। ठीक, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो, देखो डायगोनल ये 4x4 की मैट्रिक्स है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी। ठीक है नहीं भाई, आपकी चाहे डायगोनल मैट्रिक्स हो, चाहे स्केलर मैट्रिक्स हो, चाहे यूनिट मैट्रिक्स हो, इनका स्क्वायर होना जरूरी है। यानी इसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, क्योंकि डायगोनल बनेगा ही तभी। जहां भी डायगोनल की बात होगी वहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट आपके 1 होंगे, बाकी आपके जीरो। ठीक है, तो देखिए वही डेफिनेशन है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए यूनिट मैट्रिक्स इफ all the diagonal element is unity यानी 1 and all its non diagonal element are 0 and it is denoted by I। ये आगे भी बहुत ज्यादा यूज होगी। यूनिट मैट्रिक्स जो है इसे यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, और इसे I से डिनोट करते हैं। देखिए जनरली इसे ऐसे लिखते हैं जैसे I 3 into 3,
I3 इंटू 3 का मतलब 3/3 की मैट्रिक्स होगी और उसमें डायगोनल एलिमेंट 1 1 होंगे। I4 इंटू 4 इसका मतलब 4/4 की मैट्रिक्स होगी। जैसे ये वाली मैट्रिक्स जो है ये I44 है, ये क्या है A44, इसके अंदर कॉलम 4 है, इसके अंदर रो 4 है और डायगोनल एलिमेंट इसके 1। तो आपको यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी समझ में आ गई होगी। इसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैंने आपको बताई थी कि अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एलिमेंट क्या है क्या नहीं इससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ये इसके बाद आपका आता है सब मैट्रिक्स। क्या आता है? सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स की बात करते हैं। देखिए सब, जैसे कि आपने सब मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि मैट्रिक्स में से ही अगर मैं कोई दूसरी मैट्रिक्स बना दूं, एक मैट्रिक्स में से मैं एक छोटी मैट्रिक्स बना दूं तो वो उसका सब मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि यहां पर आप देख रहे होंगे कि मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13। अब मैं क्या करूं, इस मैट्रिक्स में से किसी रो को हटा दूं या किसी कॉलम को हटा दूं, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हटाने पर, जैसे कि यहाँ पर मैंने सेकंड कॉलम और थर्ड रो को हटा दी, यहाँ बचेगा 1 3 4 5 6 5 7 8, यही तो बचेगा। तो ये जो मैट्रिक्स आपकी बनी, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है नहीं, तो यह ध्यान रखिएगा किसी भी मैट्रिक्स में से अगर मैं कोई भी कॉलम या कोई भी रो रिमूव करता हूं तो रिमूव करने के बाद जो मैट्रिक्स आपकी बचेगी वो उस मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए गिवन मैट्रिक्स ए बाय डिलीटिंग सम ऑफ इट्स रो और कॉलम और बोथ इज कॉल्ड ए सब मैट्रिक्स ऑफ ए। आप कॉलम भी हटा सकते हैं, खाली रो भी हटा सकते हैं, दोनों भी हटा सकते हैं, आपकी इच्छा। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या आता है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज देखिए क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपकी कोई मैट्रिक्स गिवन है, आप क्या करो इस मैट्रिक्स की जो रो है, रो को कॉलम में चेंज कर दो, रो को कॉलम में चेंज कर दो। जैसे कि इसकी देखिए इसकी रो है एबीसी, तो मैंने एबीसी जो फर्स्ट रो है उसे फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, वे डीईएफ या आगे डीएफ। ठीक है, तो अगर मैं रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट करता हूं तो वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ इन ए गिवन मैट्रिक्स से वी इंटरचेंज द रो एंड द कोरस्पॉन्डिंग कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम कॉलम और रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को या तो हम ए डैश से डिनोट करते हैं या ए टी से। ध्यान रखिएगा, अगर किसी मैट्रिक्स के ऊपर मैंने डैश ए का ए डैश, अगर ए डैश लिखा है तो ए डैश का मतलब है कि ये ए का ट्रांसपोज है। ए के ऊपर टी लिखा है, ए टी लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये ए का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में ध्यान रखिएगा या तो कॉलम को रो में बदल दो या कॉलम या रो को कॉलम में, कॉलम को रो में या रो को कॉलम में, एक काम करना। ठीक है, उसके बाद आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को क्या कर रहा हूं, किसी भी मैट्रिक्स को मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं, किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर रहा हूं, उसकी रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर रहा हूं, लेकिन वो मैट्रिक्स तब भी एज इट इज बनी हुई है, यानी जैसी पहले थी ऐसे ही आपकी एज इट इज बनी हुई है, तो वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे कि यहां पर देखिए ये आपकी मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स क्या है? आपकी ए। मैंने इसे देखिए ध्यान से देखिएगा, इसे मैंने मैट्रिक्स ए कहा। अब यहां पर अगर मैं यहां पर इसे चेंज करूं, यहां पर अगर मैं इसे चेंज करूं, चेंज करने के बाद आपको मिलेगा 80। तो 80 की वैल्यू देखिए क्या आएगी, ये आपका क्या है? ये रो है, रो को कॉलम में लिख दो, ये एक रो है तो इसे कॉलम में लिख दिया 1 1 -1। सेकंड रो को, सॉरी ये कॉलम है, सॉरी ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को मैंने बना दिया फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम को मैंने बना दिया सेकंड रो, थर्ड कॉलम को मैंने बना दिया, क्या बना दिया? थर्ड। ठीक है, तो कॉलम को मैंने रो में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन आप ध्यान से देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, यानी रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं या कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स आपकी एज इट इज बनी हुई है। तो ऐसी मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज करने के बाद भी एज इट इज बनी रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलता, तो वो आपकी क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है ये भी समझ लेते हैं। देखिए यहां पर एक आपको मैट्रिक्स दी गई है, ये मैट्रिक्स आपकी ए है। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं तो देखो क्या आएगा? 80 क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा भाई, ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को मैंने यहाँ पे रो में बदल दिया 0 -1 2,
सेकंड कॉलम लिया तो 1 0 -3, थर्ड कॉलम लिया तो -2 0 -2 3 0। ठीक है भाई, मैंने सारे कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखो इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है। देखो यह है 0 -1 2, यह है 0 1 -2, यानी आपको केवल माइनस का फर्क दिख रहा। हर एलिमेंट में माइनस आपका मल्टीप्लाई हो गया। यह है -1 0 3, यह है 1 0 -3, यहाँ भी माइनस का फर्क है, यहाँ भी माइनस का फर्क है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं तो यह आ जाएगा 0 1 -2, यह आ जाएगा आपका क्या, यह आ जाएगा आपका -1 0 3, -1 0 3, यह आ जाएगा 2 -3 0। अब आप मुझे बताओ, ये जब माइनस कॉमन लेते ही अंदर वाली मैट्रिक्स बिल्कुल एज इट इज होगी, नहीं होगी? यानी यहां से ये आ गया कि AT = -A, कि अगर मैं मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर रहा हूं, ट्रांसपोज करने पर केवल और केवल माइनस का फर्क आ रहा है। जैसे आप पूरी मैट्रिक्स में माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेती ही आपकी मैट्रिक्स एज इट इज बन रही है, वो कहलाती है एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहलाती है? या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या एंटी सिमेट्रिक। तो इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कहते हैं, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कहते हैं। यहाँ पर आपका ट्रांसपोज जो है वो आपका सिर्फ माइनस का फर्क आता है, यानी A ट्रांसपोज = -A आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ये भी मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स दो तरह की होती है, एक होता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए अगर मैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की बात करूं, सबसे पहली बात करूं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगल आपका वहीं बनेगा जहां मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर होगी। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है, यानी उसके अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना जरूरी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है नहीं? तो यहां पर हम देखें क्या करेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल हुज एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0 इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, देखिए जो प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब होता है, जैसे कि मैंने डायगोनल मैट्रिक्स आपको बताई थी, ये जो आपका यहाँ पर बनता है, ये जो आपका यहाँ पर डायगोनल बनता है, ये डायगोनल आपका कहलाता है प्रिंसिपल डायगोनल। तो आप बच्चे कहेंगे सर डायगोनल तो ये भी होगा, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर यही डायगोनल दिया जाता है, ये वाला डायगोनल नहीं दिया जाता, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए इसे प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। ठीक, तो अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 हो, देखो यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 है, तो ये कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर मतलब इसमें केवल ऊपर के एलिमेंट आपके हैं, बाकी सब 0 है। ठीक, जैसे कि ये देखिए, ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर है, तो ये आपका डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। तो इस प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए। ठीक है, इधर बात करते हैं, देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखिए ये हो, इसमें क्या होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 होंगे। ठीक है, तो वो आपके क्या लाएगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी इसमें जो ट्रायंगल बनेगा वो नीचे बनेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए ये आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, इसके ऊपर के एलिमेंट 0 है, नीचे के एलिमेंट 0 नहीं है, तो अगर ऊपर के एलिमेंट 0 है तो वो कहलाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर आपकी समझ में आ गया होगा, ये भी आगे यूज होगी, बहुत ज्यादा यूज होगी, देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट इजी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए मैंने आपको भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बताया था, अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करने पर अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, क्या मिल रही है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ऐसी मैट्रिक्स मिल रही है जिसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 1 है, बाकी सब 0 है, मैंने भी आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी A.AT = I, मैट्रिक्स ए में अगर मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपको वहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स मिल रही है, तो वो आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है वो आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि प्रूव दैट दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो आप क्या करेंगे, पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लीजिए, फिर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वहां पर मिल जाएगा कि भाई ये अगर यूनिट मैट्रिक्स आती है तो वो आपकी क्या होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट आता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए इक्वल मैट्रिक्स सीधी सी बात है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट सेम हो, वो इक्वल मैट्रिक्स होगी, सीधी सी बात है। जैसे कि यहाँ पर मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, देखो 4 13 4 13 -2 19 -2 19,
इक्वल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो भी इक्वल होंगी, नंबर ऑफ कॉलम भी इक्वल होंगे, और हर एलिमेंट हर पोजीशन पर जो कोरोस्पोंडिंग पोजीशन होगी इक्वल होगा। जैसे ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो दोनों इक्वल। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, दोनों इक्वल। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, दोनों इक्वल। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, दोनों इक्वल। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि भाई आपका इक्वल मैट्रिक्स क्या हो। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स के बाद हम बात करेंगे सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। देखिए नाम से पता चल रहा है ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट, यानी जिसके अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैट्रिक्स है, इसके अंदर केवल एक एलिमेंट है -1। ठीक है, इसके अंदर रो भी एक होगी, कॉलम भी एक होगा, एलिमेंट भी एक होगा, तो वो कहलाएगी आपकी सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। तो 18 तरह की मैट्रिक्स मैं आपको बता चुका हूं। आगे बात करते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। किसकी बात करते हैं? सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। देखिए सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का पता करने के लिए आपको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसे डिटर्मिनेंट आप जानते होंगे, आपने पढ़ी होगी डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो, किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये मेरी मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो सीधी सी बात है कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो है। ठीक है, और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, चाहे वो प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, लेकिन जीरो नहीं है, तो वो आपका कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपकी क्या होगी। सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट जीरो आएगा और नॉन सिंगुलर में डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा, ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स देखिए क्या होगी, ये बिल्कुल इजी है। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स आपकी क्या होगी कि अगर मैं मैट्रिक्स की मैट्रिक्स में ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी एक मैट्रिक्स ए है और उस मैट्रिक्स की मैं उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और वहां पर आपको यूनिट मैट्रिक्स मिल रही है। क्या मिल रही है? यूनिट मैट्रिक्स, यानी ऐसी मैट्रिक्स मिल रही है जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 है, बाकी सब जीरो है, मैट्रिक्स की उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर, तो वो मैट्रिक्स आपकी कहलाएगी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू आई आएगा, या और आपको बता दूं आई स्क्वायर इक्वल टू आई होता है। आई जो यूनिट मैट्रिक्स होती है, यूनिट मैट्रिक्स हमेशा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स की अगर मैं यूनिट मैट्रिक्स में ही मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको यूनिट मैट्रिक्स ही मिलेगी। अगर आप आई के आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई ऐसी मैट्रिक्स ए जिसकी ए में मल्टीप्लाई करने पर आई मिलेगा तो वो भी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी। वही तो यहाँ पर लिखा, देखिए मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड एज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई, और यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज इन्वोल्यूटरी। आपकी जो यूनिट मैट्रिक्स होगी वो हमेशा इन्वोल्यूटरी होती है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स की यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट मैट्रिक्स ही आपको मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। इसकी बात करते हैं जी कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ये बड़ा इजी है, ये भी कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स में देखिए क्या करना है। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स में आपको जो एलिमेंट होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, कोई ना कोई एक आधा नंबर उसमें ऐसा होगा जो कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि ये मैट्रिक्स ए गिवन है, आपको दिख रहा होगा ए मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है, मैं यहाँ पर देखिए ए मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो है 3 3 प्लस आई 3 माइनस आई 2। तो इसके अंदर ये दोनों नंबर जो है ये तो रियल है, लेकिन ये जो दोनों नंबर है ये कॉम्प्लेक्स है। तो मैं यहाँ क्या क्या करूंगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर दूंगा। जैसे 3 प्लस आई का कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस आई। कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा का साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ पर आयोटा प्लस का है तो माइनस का कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस आई। यहाँ पर ये आयोटा माइनस का है 3 माइनस आई है, इसे कर दीजिए 3 प्लस आई। तो ये जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी ये कहलाएगी कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। और कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं, जैसे ट्रांसपोज में टी या डैश लगाते हैं, कॉन्जुगेट में बार लगता है। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स में देखिए ये कहा है, ये कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उन सबको उनके कॉन्जुगेट से रिप्लेस करना है, तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहां तक मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं मैट्रिक्स ए थीटा। अगर ऊपर ए थीटा का साइन लगा है तो ये ए थीटा क्या होता है, देखिए ये देखिए बिल्कुल इजी है। ए थीटा के अंदर आपको दो ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, ट्रांसपोज भी और कॉन्जुगेट भी, दोनों काम करने पड़ेंगे। ए थीटा का मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी करो और कॉन्जुगेट भी करो, तो वो ए थीटा कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है,
ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई ए थीटा। किसी भी मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज कर दो या पहले ट्रांसपोज कर दो बाद में कॉन्जुगेट कर दो, या पहले कॉन्जुगेट कर दो बाद में ट्रांसपोज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ऑपरेशन आपको लगाने पड़ेंगे। जैसे कि यहां पर आप देखिए ये आपकी मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए है। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, देखिए ये है आई, ये हो जाएगा माइनस के आई, 1 माइनस आई हो जाएगा 1 प्लस आई, और 2 आपका 2 ही रहेगा। उसके बाद ये आ जाएगा -1 प्लस आई, और ये आ जाएगा माइनस के 3i, और ये हो जाएगा माइनस के आई। ये तीनों आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, तीनों को साइन मैंने चेंज कर दिए। -2 है, आई हो जाएगा माइनस का माइनस आई, ये हो गया 0। तो ये आपका 80 कैलकुलेट हो गया। क्या कैलकुलेट हो गया? 80। और यहां पर अगर मैं बात करूं ए थीटा की, ए थीटा होगा आपका ए टी का बार, ए टी का बार, या सॉरी ये आपका 80 नहीं है, ये आपका ए बार, ये क्या है? ए बार, ए बार, ठीक है, ये ए बार है। और अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ए बार का क्या करना है? ट्रांसपोज करना, ठीक है, ए बार का ट्रांसपोज। तो पहले आपने क्या किया? कॉन्जुगेट कैलकुलेट किया, उसके बाद उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के बारे में आप जानते हैं कि ट्रांसपोज में क्या करना होता है, इसकी जो कॉलम है, इसके जो कॉलम है, कॉलम को रो में या रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। जैसे कि इसका पहला कॉलम है -1 माइनस आई, तो माइनस आई यहां आ जाएगा -1 प्लस आई -2, -1 प्लस आई और -2, माइनस आई -1 प्लस आई -2, ये आ गया। यहां से आएगा 1 प्लस आई, ये आएगा -3i, और ये आएगा माइनस आई, -1, देखिए 1, एक मिनट, -1 -1 प्लस माइनस आई -1 प्लस आई -2, ये आएगा 1 प्लस आई -3i माइनस आई, बिल्कुल सही है। आपने सेकंड कॉलम को सेकंड रो में कन्वर्ट कर दिया। थर्ड कॉलम में चलते हैं, थर्ड कॉलम आपका आएगा 2 -i 0, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ए थीटा कहलाएगा, ठीक है। तो ए थीटा के आप लिए आपको सीधी सी बात ध्यान रखनी है कि भाई ए थीटा क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे, तो वो ए थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिटरी मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर इसका कलर थोड़ा सा ये हो गया। यूनिटरी मैट्रिक्स अगर मैं बात करूं, यूनिटरी मैट्रिक्स आपकी होती है ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आई। आपकी देखिए यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होगी, अगर किसी भी मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का जो ट्रांसपोज होगा, यानी जो ए थीटा होगा, उसकी मल्टीप्लाई कर दे, यानी यहां से देखिए सीधी सी बात है, ए इंटू ए थीटा या ए थीटा इंटू ए, ठीक है नहीं। अगर आप इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, उसे इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यूनिट मैट्रिक्स मिल रही है, तो वो मैट्रिक्स आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगी। ए थीटा क्या है, मैं भी आपको पढ़ा चुका हूँ। किसी भी मैट्रिक्स का ए थीटा कैलकुलेट कीजिए और उस मैट्रिक्स में ए थीटा की मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पर अगर आपको यूनिट मैट्रिक्स मिल रही है, तो वो आपका यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है सेड टू बी यूनिटरी, यूनिटरी मैट्रिक्स होगी स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है सेड टू बी यूनिटरी। यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन जरूरी है कि ए डॉट ए थीटा या ए थीटा डॉट ए आपका आई होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स भी आपकी इजी है, हर्मिशन मैट्रिक्स में भी कुछ नहीं करना। हर्मिशन मैट्रिक्स देखिए क्या होगी, आपकी कोई मैट्रिक्स आपको दे दी गई, ठीक है नहीं, आपकी कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दी गई है, जैसे ये आपकी मैट्रिक्स एम दी गई है। अब आप क्या कीजिए, इस मैट्रिक्स को पहले आप क्या करेंगे, पहले इसका कॉन्जुगेट कैलकुलेट कीजिए। कॉन्जुगेट कैलकुलेट करने के बाद इसका ट्रांसपोज कीजिए। अगर कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज दोनों कैलकुलेट करने के बाद अगर आपको सेम यही मैट्रिक्स मिल रही है, तो वो कहलाएगी आपकी हर्मिशन मैट्रिक्स। यानी यहां पर एम थीटा की वैल्यू एम के इक्वल होगी, एम थीटा की वैल्यू एम के इक्वल होगी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो हर्मिशन मैट्रिक्स में एम थीटा आपका एम के इक्वल आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि मैट्रिक्स एम आपको दी गई है, इस मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट कैलकुलेट कीजिए, कॉन्जुगेट कैलकुलेट करने के बाद उसका ट्रांसपोज कीजिए, ट्रांसपोज करने के बाद अगर आपको एम थीटा की वैल्यू एम मिल रही है, तो सीधी सी बात है, आप समझ जाइएगा कि आपकी क्या है, ये आपकी हर्मिशन मैट्रिक्स है। क्या है? हर्मिशन मैट्रिक्स। क्लियर है? एम थीटा कैसे कैलकुलेट करता है ये मैं आपको बता चुका हूं, इसमें ज्यादा मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आता है इसकी हर्मिशन मैट्रिक्स। अब इसकी हर्मिशन मैट्रिक्स भी बिल्कुल ऐसी है, बस इसके अंदर एक बात ध्यान रखनी होती है कि इसके अंदर जो एम थीटा की वैल्यू होगी वो माइनस एम के इक्वल होगी, या एम की वैल्यू माइनस एम थीटा के इक्वल होगी। दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं,
कि यहाँ पर एम थीटा की वैल्यू माइनस एम के इक्वल होगी। यानी कहने की बात यह है, जैसे कि ये एक मैट्रिक्स आपको दी गई है, आप इस मैट्रिक्स का पहले क्या कैलकुलेट कीजिए, इस मैट्रिक्स का पहले आप कॉन्जुगेट कैलकुलेट कीजिए। कॉन्जुगेट कैलकुलेट करने के बाद इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है नहीं। तो जब कॉन्जुगेट कैलकुलेट करेंगे फिर ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपको जो फर्क लगेगा वो सिर्फ माइनस का फर्क लगेगा। यानी एम थीटा में से अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो आपके एम के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर एम थीटा आपका माइनस एम के इक्वल होगा। जैसे कि मैंने एक पहले भी इस तरह की दो चीजें बताई हैं। तो हर्मिशन और इसकी हर्मिशन में इतना ही फर्क होता है, जैसे सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक था, ऐसी सिमिलरली ये भी है, हर्मिशन और इसकी हर्मिशन। बस हर्मिशन में एम थीटा एम के इक्वल होगा और इसकी हर्मिशन में एम थीटा माइनस एम के इक्वल होगा। इतना सा फर्क आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट देखिए, जो लास्ट टाइप से आपके वो क्या क्या है, वो है आपका आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स और नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये तीन मैट्रिक्स आपकी होती है, आइडमपोटेंट, पीरियोडिक और नीलपोटेंट। सबका बिल्कुल फंडा एक ही है, तीनों का एक ही फंडा है। फंडा क्या है ये देखिएगा। यहाँ पर अगर मैं आइडमपोटेंट की बात करूं तो आइडमपोटेंट क्या कहता है, आइडमपोटेंट ये कहता है कि भाई अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स की उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूं और आपको वही मैट्रिक्स मिल रही है, यानी आपको क्या मिल रहा है कि m डॉट m इज इक्वल टू m मिल रहा है। m डॉट m किसके इक्वल मिल रहा है, m के। तो आप कह देंगे कि आपकी मैट्रिक्स क्या है, आइडमपोटेंट है। क्या कह देंगे कि आपकी मैट्रिक्स आइडमपोटेंट है, ठीक है। तो यही बात है, देखिए आइडमपोटेंट मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स विच वन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। यानी मैट्रिक्स की मैट्रिक्स में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपको सेम मैट्रिक्स मिल रही है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर हो गई बात। आइडमपोटेंट के बाद हम बात करेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स की। पीरियोडिक मैट्रिक्स ये कहती है कि भाई एम के प्लस वन इज इक्वल टू एम होना चाहिए। यानी यहां पर तो मैंने केवल एक मैट्रिक्स की उसी मैट्रिक्स में एक बार मल्टीप्लाई की, यहां पर अगर मैं बार बार भी मल्टीप्लाई करता रहूंगा एम की एम में, फिर एम में, फिर एम में, बार बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई कर लोगे लेकिन आपको मैट्रिक्स एम ही मिलेगी। यानी अगर मैं एम इंटू एम करूंगा तब भी आपको एम मिलेगा, एम स्क्वायर यहां से जैसे आपको एम स्क्वायर इंटू एम करूंगा तब भी आपको एम ही मिलेगा। हर बार आपको एम ही मिलता रहेगा, वही मैट्रिक्स सेम मिलती रहेगी, तो वो कहलाएगी पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एम दैट सेटिस्फाई द रिलेशन है एम टू दी पावर के प्लस वन इक्वल टू एम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के, जहां पर के की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। यानी अगर आप यहाँ पर के की वैल्यू 1 रखेंगे तो आ जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू अगर एम होगा तो वो तो आइडमपोटेंट कहलाएगी। मैंने लिखा इफ m is equal to 1 then m square is equal to m is called idempotent। यानी अगर मैं यहाँ पर k की वैल्यू 1 रखूंगा तो मैं इसे पीरियोडिक भी कह सकता हूँ, आइडमपोटेंट भी कह सकता हूँ। लेकिन अगर k की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी आप रखेंगे तो फिर पीरियोडिक ही कहलाएगी। तो आप m की कितनी बार m में मल्टीप्लाई कर लेंगे आपको m ही मिल रहा है तो पीरियोडिक आपका कहलाएगा। नेक्स्ट आता है नीलपोटेंट। नीलपोटेंट देखिए क्या होता है, नीलपोटेंट आपका होता है अगर आप m की m में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी एक मैट्रिक्स की उसी मैट्रिक्स में बार बार मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं लेकिन बार बार आपको क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। यानी सारे एलिमेंट आपके जीरो मिल रहे हैं मैट्रिक्स में, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो जीरो ना हो, तो वो आपका कहलाएगा नीलपोटेंट मैट्रिक्स। देखिए नील का मतलब होता है जीरो, सीधी सी बात है। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स में आपको ध्यान रखना है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एम दैट सेटिस्फाई द रिलेशन एम टू दी पावर के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड क्या कहलाएगी, नीलपोटेंट मैट्रिक्स आपकी कहलाएगी। तो तीनों बिल्कुल सेम से हैं कि एक मैट्रिक्स की उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं और आपको सेम मैट्रिक्स मिल रही है तो आइडमपोटेंट, 2 से ज्यादा बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब भी सेम मिल रही है तो आपका पीरियोडिक। और अगर आपको 2 बार या 2 से ज्यादा बार, कितनी बार, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, 4 बार कर लो, हर बार मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर आपको जीरो मैट्रिक्स मिल रही है, वो आपकी कहलाएगी नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो बच्चों आज के लेक्चर में जो मैट्रिक्स का हमारा बेसिक था, मैट्रिक्स क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती है, वो सब हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में प्यारे बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि मैट्रिक्स का सम कैसे होगा, मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ये सब बेसिक। पहले आपको मैट्रिक्स का बेसिक ही सिखा के चलेंगे क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके चल रहे हैं। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। जुड़े रहे हमारे साथ, बने रहे, पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। थैंक यू।